Hello friends, welcome to IS Darbar. We are going to start our news discussion. एपिसोड 14 है और 22 अगस्त है आज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों को नोट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी उसको लिखते जाना है। जो लोग 2023 में बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में उनके लिए कंपलसरी है नोट्स बनाना। जो लोग अभी 3-4 साल के बाद एग्ज़ाम देंगे उनको सुनना है ध्यान से, क्योंकि जो टर्म्स हैं वही रिपीट होते रहेंगे आपके सामने, तो इसीलिए आप उसको ध्यान से सुनते जाइए। अगर लिखेंगे तो बेटर है, समय नहीं मिल रहा है, लिख नहीं पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग 23-24 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कंपलसरी है लिखना, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी जीएस के न्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं, उसको जीएस से लिंक करके यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन आपको पता है कहाँ पर है? कंजर्वेशन, संरक्षण, एनवायरनमेंट का जो आपका सिलेबस है वो जीएस पेपर 3 में लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है सिलेबस? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को याद है सिलेबस। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ उसको रिमेंबर करेंगे। दूसरी चीज़, जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो लोग बेसिक ट्रेनिंग का सेशन ज़रूर अटेंड करेंगे पूरा। जो बेसिक ट्रेनिंग अजय मिश्रा सर का है आप उसको पूरा देखिए। सबसे बड़ी बात है, एक बार नहीं आप उसको बार बार देखिए, क्योंकि उसमें पूरे सिलेबस की ट्रेनिंग दी हुई है बहुत ही डिटेल में। तो आपको सिलेबस का एक एक वर्ड लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हम जीएस पेपर 3 में स्नो लेपर्ड की बात करने जा रहे हैं, स्नो लेपर्ड, ठीक है। और इसके बारे में क्या खास बात है जिसको हमें देखना है। स्नो लेपर्ड को बहुत दिनों से ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इसका अगर आप हैबिटेट देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे तो ये एरिया है स्नो लेपर्ड का, ठीक है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और यहाँ रशिया, तो ये सारे एरिया में स्नो लेपर्ड देखे जा सकते हैं। माउंटेनियस रीजन में सेंट्रल और साउदर्न एशिया में करीब 12 कंट्रीज़ हैं जो इसके रेंज में आती हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 कंट्रीज़ आर देयर जहाँ पे कि स्नो लेपर्ड मिलते हैं। भारत बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्नो लेपर्ड के लिए, खास करके जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिनको नहीं मालूम है तो अभी वो पढ़ेंगे हिमालयाज को बहुत डिटेल में। उसमें एक जो हिमालय है आपका, उसमें ये वाला पार्ट वेस्टर्न कहलाएगा, इधर वाला ईस्टर्न कहलाएगा। तो उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्या ये सारे लोकेशन जो मैं बोल रही हूँ आपको पिक्चर बन रहा है? भारत के ऊपरी हिस्से में जो नदन एरिया है वहाँ पे ये सारे राज्य किधर हैं? क्या आपको पिक्चर बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज़ मैपिंग देखना शुरू कीजिए। मैप उठाइए, सबके पास मैप है, किसी के पास मैप नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। गूगल खोलिए, वहाँ पे इंडिया मैप सर्च कीजिए, ठीक है, और इसके इमेज में चले जाइए। यहाँ पे जो इमेज का ऑप्शन आता है ना, मोबाइल में भी नॉर्मल सर्च कर सकते हैं, इमेज में जाइए, मैप आपको क्लियर कट दिखेगा। उसमें देखिए कि कौन कौन सा लोकेशन भारत के जो राज्य हैं, इंडिया की सिटीज़, स्टेट, इन सभी को आपको ट्रेस करना है कि क्या कहाँ पर है, ठीक है। अब मेजर साइट्स कहाँ कहाँ हैं स्नो लेपर्ड? चलिए इन राज्यों में तो मिलते हैं बट उसकी मेजर साइट्स का नाम भी जान लेते हैं। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, अगर आपसे पूछ लिया गया कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है तो याद रखिएगा लद्दाख में है, ठीक है। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस नेशनल पार्क को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से आपको लगेगा हो सकता है ये लद्दाख में हो, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है। गंगोत्री, तो गंगोत्री आप गेस कर सकते हैं, उत्तराखंड में या गंगा निकलती है तो आप जान सकते हैं कि हाँ गंगोत्री उत्तराखंड में होगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये बचपन से याद करते आए हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, लेकिन यहाँ पे सिक्किम का नाम याद रखिएगा, ओके। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वहीं पे स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन क्या स्टेटस है? जैसे हम लोग जब बात करते हैं ना, मैंने आपको कई बार कई सारे सेशन में अभी तक बता दिया है
कि जो भी ये सारे जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, नियम कानून हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है? एक IUCN की रेड लिस्ट में, आपको याद होगा IUCN के रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल रखा गया है। एक दिन मैंने बच्चों को बताया भी था कि IUCN में वल्नरेबल मतलब कि खतरा कम है, एंडेंजर्ड मतलब खतरा ज़्यादा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रख दिया जाए मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है, मतलब अब बहुत ही कम संख्या बच गई है और प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो अब वो ख़त्म हो जाएंगे इस पृथ्वी से। आप समझ रहे हो? तो जो भी लोग नए बच्चे हैं प्लीज़ वो घबराए नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को सुनते रहिए, अभी आपके सामने सब कुछ रिपीट होगा। तो IUCN में वल्नरेबल का क्या मतलब है कि हाँ खतरा है और प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइट्स, एक क्या होता है, साइट्स होता है, साइट्स के जरिए भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। वल्नरेबल है IUCN में मतलब खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, लेकिन साइट्स अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है कि इसको हाईली प्रोटेक्शन में रखा गया है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, स्नो लेपर्ड के मामले में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि साइट्स ने तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा, मतलब कि हाईली प्रोटेक्शन, आप इसको कोई ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर इंसानों के द्वारा कोई भी एक्टिविटी करते हुए पाया गया स्नो लेपर्ड के एरिया में तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका शेड्यूल 1 में होने का मतलब भी हाईली प्रोटेक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाईली प्रोटेक्शन 2 जगह पर है और इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है कि इसको एंडेंजर्ड में रखा जाना चाहिए था IUCN में, ऐसा डिबेट चलता है, लेकिन इसको वल्नरेबल में रखा गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद रखना है जो लोग एग्ज़ाम देंगे इस बार, कि साइट्स में और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हाईली प्रोटेक्शन है, ठीक है, लेकिन IUCN में इसको वल्नरेबल कर दिया गया। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स जाहिर तौर पर जो आपके ये लोग आ जाते हैं ना, ह्यूमन होते हैं। क्या मैं इसका इंक चेंज कर दूं? ठीक है, तो वन एंड ओनली थ्रेट कहाँ पर है? ह्यूमन से है। लोग जब इनके एरिया में घुस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। मतलब सोचिए ना कि आपके यहाँ पे अभी कोई एलियंस आ जाएं और आपके घरों को तोड़ने लग जाएं, जंगलों को काटने लग जाएं, आपके जो रिसोर्सेस उसको ख़त्म करने लग जाएंगे तो क्या होगा? आप भी ख़त्म होने लग जाएंगे। वैसे ही स्नो लेपर्ड को लेकर के बहुत सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको झेलना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज तो एक हर जगह पे ऑप्शन रहता है, चाहे इंसानों के ख़त्म होने में क्लाइमेट चेंज अपना रोल प्ले कर रहा हो, या समुद्री जीवों के ख़त्म होने में, या फिर जो ये जीव जंतु हैं उनमें। तो याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हिंदी में याद रखना है, जलवायु परिवर्तन। यूनाइटेड नेशंस टू साइन ट्रीटी ऑन ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने एक दिन बहुत डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था, GS पेपर 2 में आएगा क्या यूनाइटेड नेशंस का पार्ट। और यहाँ पे बात हो रही है एक ट्रीटी के साइन करने की। वो ट्रीटी किस पर है? ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर है, ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर है। पेपर 2 में हमने क्यों रखा? बिकॉज हम इसको इंटरनेशनल बॉडीज़ में रखेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज़ में रखेंगे तो वो क्या होगा आपका ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के एक ट्रीटी UN के द्वारा साइन की जा रही है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था सो दैट इसका जो पूरा ड्राफ्ट है, मतलब इसमें क्या रूल्स कैसे होने चाहिए उसको पूरा ड्राफ्ट किया जा सके, सो दैट जो मरीन डाइवर्सिटी है हाई सी में, याद रखिएगा हाई सी में, हाई सी का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पर जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महासागर में हाई सी जो है, हाई सी का एरिया भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ होता है। और उस एरिया में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो अलग अलग जीव जंतु हैं और बहुत तरीके के वहाँ पे
इकोसिस्टम पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। एंड द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा यूएसए न्यूयॉर्क में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज सेट इन मोशन इन 2018। 2018 में भी इसको ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की गई थी। इंटरनेशनल लेजिस्लेशन अंडर 1982 यूएन कन्वेंशन, जो अंक्लॉज है, अंक्लॉज का जब नाम आप देखेंगे कहीं पर भी, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो आप याद रखिएगा कि अंक्लॉज मतलब सी के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ओशन के प्रोटेक्शन की बात करने के लिए अंक्लॉज को लाया गया था। और यहाँ पे अगर हम मरीन एरिया में मतलब समुद्री महासागर में जाकर कोई किसी प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें अंक्लॉज में ही चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, बिल्कुल कंजर्वेशन है, ठीक है ना, संरक्षण है, मतलब किसी भी चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे रखा जाए, सुरक्षित किया जाए। तो कंजर्वेशन या संरक्षण इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके अलावा क्या है, जो आपके अलग अलग बाउंड्रीज बनाते हैं, जो अलग अलग देश हैं उनका जो बाउंड्री बनता है ओशन में, मैरीटाइम जोन्स में, उनका आपस में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब मान लीजिए ये बे ऑफ बंगाल है, अब यहाँ पे इधर भारत है, इधर आपके बाकी देश हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है, इधर थोड़ा सा देखेंगे तो बाकी और जो देश हैं वो हैं। तो ये सब आपस में मिल करके एक साथ कोऑपरेट करें, लड़ाई झगड़े ना, और प्रोटेक्शन में हेल्प करें, उसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। साथ में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी किया जाएगा, मतलब कि क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है उस रीजन में, वहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, फ्लोरा फौना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब को देखना इसका ऑब्जेक्टिव है। एक एग्रीमेंट इसमें आपस में किया जाएगा, और जो भी संसाधन होते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैविक संसाधन है कहाँ पर, समुद्र में, उनको कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, कैसे ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा, उसके अधिकार किन के पास होंगे। कोई कंपनी अगर जाके एक्सप्लोरेशन करती है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कोई कंपनी है, कंपनी गई समुद्र में गई, वहाँ पर जाकर के कुछ ढूंढ रही है, मिनरल्स ढूंढ रही है, पेट्रोलियम ढूंढ रही है। तो जब आप सर्चिंग अभियान करते हैं, मान लीजिए घर में कुछ आप ढूंढते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सारे कपड़े इधर उधर उठा के फेंक देते हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ दिख रहा होता है, तो फिर बाद में आप उसको ठीक भी कर देते हैं। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी समुद्र में जाती है, ऐसे कुछ ढूंढती है, तो क्या वो बाकी किसी को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, वो किसी को हार्म तो नहीं कर रहा, पता चला वहाँ मछलियाँ मरने लग गई, परेशानी आ गई। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को इस ट्रीटी में रखा जाएगा, और फिर बाकी जो भी देश एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे उनको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखिए हाई सी का एरिया कौन सा होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था यूपीएससी में, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बेस लाइन है, ये मतलब कोई भी देश ठीक है, ये कोई किसी कंट्री की ये बाउंड्री है, ये बेस लाइन है, ठीक है, ये इंटरनल वाटर है, मतलब उसके टेरिटरी में आने वाला क्षेत्र है ये। अब देखिए यहाँ से 12 नॉटिकल माइल आगे बढ़े, इसको टेरिटोरियल सी बोला जाएगा, याद रखिएगा। 12 नॉटिकल माइल, जैसे आप लोग मीटर किलोमीटर नापते हैं ना, वैसे समुद्र में नॉटिकल माइल से नापा जाता है, ठीक है। समुद्र में किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं होता, नॉटिकल माइल्स होते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक को बोला जाता है टेरिटोरियल सी। देखिए ये आपका पूरा ये आ गया, एक लैंड हो गया, क्रस्ट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे गए, मतलब ये एरिया समुद्री एरिया ही है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हो गया, इस अधिकार क्षेत्र में आ गया, देश के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ओके, अब 12 नॉटिकल माइल के बाद से जब हम आगे बढ़े तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन शुरू हो गया 200 नॉटिकल माइल तक, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे भी जब हम आगे बढ़े तो एक और डिवीजन किया गया है कॉन्टिग्यूअस जोन का।
फिर अगले 12 जो नॉटिकल माइल है वहाँ तक कंटिन्यूस जोन है। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है, एंड देन हाई सी का रीजन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ कि देखिए इधर क्या है, नेशनल स्पेस है यहाँ तक, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस है। मतलब कि अब मान लीजिए पैसिफिक ओशन में चले जाइए या इंडियन ओशन में चले आइए, तो हर ओशन में कंट्री का बाउंड्री होता है, अलग अलग कंट्री का बाउंड्री होता है। अब अगर इंडिया बोले कि भाई हम इंडियन ओशन से गुजरने नहीं देंगे, है ना, किसी दूसरे देश को गुजरने नहीं देंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया है और ये पूरा सी लेवल है। अब ये बोले कि हम यहाँ से किसी को भी पास नहीं होने देंगे, तो ये रास्ता क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ कानून बनाए गए हैं। अंक्लॉज वही कानून है कि जो देश है वो अपना क्लेम कहाँ तक कर सकता है, टेरिटोरियल सी तक आप कर सकते हो कि हाँ किसको पार होने देना है, किसको पार होने नहीं देना है, क्या करना है। उसके बाद से आप रिसोर्स कहाँ तक यूज़ कर सकते हो, पता चला पूरे समुद्र में जाकर के आप रिसोर्स निकाल रहे हो, नहीं, तो आप जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक जोन, यहाँ तक आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, मिनरल्स वगैरह निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। हाई सी का जो एरिया पूरा डीप ओशन में आ जाता है। तो ये जो अब हाई सी के लिए भी तो कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, यहाँ तक तो प्रोटेक्शन है। तो इसी के लिए हाई सी वाले एरिया में ये ट्रीटी लाने की बात हो रही है, समझ गए। तो याद रखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रही थी वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ तक कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक से कम पानी की रक्षा या दोहन कर सकते हैं। लेकिन इस अन्य आर्थिक क्षेत्रों यानी कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है के बाहर सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय जल माना जाता है। मतलब अगर 200 नॉटिकल माइल्स के हम आगे बढ़ जाते हैं तो सारा कुछ हाई सी के अंदर आ जाता है, इंटरनेशनल वाटर के अंदर आ जाता है वो, ठीक है। अंक्लॉज के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है, मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ समझा दिया है। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है अंक्लॉज का, 1982 में साइन कर दिया था इंडिया ने अंक्लॉज के रूल्स को, यानी इंडिया भी उसको फॉलो करता है। तो जो भी देश अंक्लॉज को फॉलो करते हैं, उसके सिग्नेटरी हैं, उनको अंक्लॉज के कानूनों को मानना पड़ता है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो अंक्लॉज में एक खास बात और है जो आपको याद रखना है, 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है, 3 नए संस्थान बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा है उसमें आप ध्यान रखिएगा। आज इंक में बड़ी परेशानी हो रही है, मैं बार बार इसको बदल रही हूँ ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण मतलब जुडिशियरी से जुड़ा हुआ होगा, जुडिशियल बॉडी होगा। और जुडिशरी का नाम जहाँ पर आ जाता है, न्यायिक क्षेत्र आ जाता है, इसका मतलब कि अब वो किसी भी तरीके का सज़ा भी सुना सकता है, कानून पारित कर सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब ही क्या हो गया कि वहाँ पे कुछ न्याय मिलेगा, ट्रिब्यूनल न्यायिक क्षेत्र में आता है। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो अंक्लॉज के द्वारा डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, मान लीजिए चाइना किसी रूल को मानने से मना कर देता है, जैसे चाइना अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है अंक्लॉज के मामले में, तो अगर वो मानने से मना कर देता है तो जो यहाँ पे जुडिशियल बॉडी है वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, समुद्र जल प्राधिकरण, ठीक है, सीबेड अथॉरिटी, अथॉरिटी का ही काम क्या होगा, रूल रेगुलेशंस को बनाना, एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करना, चेक करना, एक्सप्लोइटेशन वगैरह जो हो रहा है मरीन का, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उन सभी को देख रेख करना इस अथॉरिटी का काम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इट इज़ अ यूएन बॉडी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ये यूएन की बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा। कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ की सीमाओं पर आयोग, एक आयोग ऐसा बना हुआ है जो कि सेल्फ, जो समुद्री क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, जब आप लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ आता है, उसके बाद वेसल प्लेन आता है, स्लोप आता है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है यानी ये वाला एरिया से जो नीचे हम जाते हैं समुद्र में अंदर, इस एरिया के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया है, इस कमीशन को बनाया गया ताकि उस एरिया में जो भी सुविधाएं प्रदान करना हो वो इसके द्वारा किया जा सके,
ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपको चूज करना है राइट आंसर कौन सा होगा। कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पर है, सही या गलत। कार्डमम हिल्स किधर है, याद करने की कोशिश कीजिए। इंडिया का मैप ऐसे बनाइए, कार्डमम हिल कहाँ पे पिक्चराइज हो रहा है, इधर या इधर, बताइए कहाँ पर है। कैमूर हिल्स, कोंकण कोस्ट, महादेव हिल्स, सेंट्रल इंडिया, मिकीर हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही होगा। आपको बता देती हूँ, महादेव हिल्स जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, बिल्कुल सही। मिकीर हिल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही है, यानी कि 3 और 4 बिल्कुल सही हैं, लेकिन पहला दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, आंसर देखेंगे और उसका कमेंट करेंगे। अगला सवाल है अंक्लॉज से जुड़ा हुआ ही सवाल है, आपको बताना है सही कौन सा। मैंने आपको बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया है अंक्लॉज के बारे में। तो कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू स्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए डिटेल में, पहला दें दूसरा स्टेटमेंट और आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर सी है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, अगला सवाल है अगला जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में, ITF। आजकल काफ़ी खबरों में है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो है वो OECD से इंटीग्रेटेड है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। आंसर इज OECD। OECD याद रखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और OECD एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 64 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं OECD में, भारत नहीं है, याद रखिएगा। OECD में 64 मेंबर कंट्रीज हैं, और यही एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर के आए हैं जिसका कि नाम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है। हर तरीके के ट्रांसपोर्ट को ये कवर करता है ITF। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अगला है हर घर जल। हर घर जल को लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, और यहाँ इसका टारगेट था कि 2024 तक हर घर में जल पहुँच जाए, मतलब टैप वाटर हर घर में पहुँच जाए। और इसके लिए पूरी कोशिश की गई थी, और इसमें गोवा जो है, गोवा फर्स्ट स्टेट बन चुका है पूरी कंट्री में जिनके यहाँ पे हर घर जल अब मौजूद है। तो गोवा ने अपने हर घर में टैप वाटर को अश्योर कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और इसमें रूरल हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया जाएगा टैप वाटर के जरिए। ठीक है, तो गोवा का नाम याद रखिएगा, हर घर जल में गोवा आ चुका है, पहला राज्य बन चुका है पूरे देश का। 2024 तक पूरे देश में ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जाना है। ठीक है, तिलापिया फिश आपसे पूछ लिया जाएगा, ये न्यूज़ में था, क्या है, कहाँ से एसोसिएटेड है। याद रखिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है भारत की, जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो जो कि सारे टेक्नोलॉजी वगैरह का काम देखती है, उसने फैसला किया है कि एक्वाकल्चर एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे होने वाले जो मछली पालन को और कैसे बढ़ाया जाए, और उसमें तिलापिया फिश को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इजरायली टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन का, जो तिलापिया फिश को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन मतलब बनाता है, वित्त पोषण करता है, उसके लिए एक परियोजना है जो इजराइल से ली गई है, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस एक्वाकल्चर में, तिलापिया फिश को प्रोड्यूस किया जाएगा। मछली एक तरीके की है तिलापिया मछली। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है फिश प्रोडक्शन से है, मछली पालन से है। ठीक है, तो उसके लिए तिलापिया फिश को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में इसको इन्वेजिव भी डिक्लेयर किया गया, आक्रामक। इन्वेजिव स्पेसीज क्या होते हैं, अगर ये उस एरिया में पहुंच जाएं तो वहाँ के बाकी हर मछली को, हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे उसको। तो कुछ जगह पर इसको इन्वेजिव भी डिक्लेयर किया गया, मतलब वहाँ के लिए हानिकारक बताया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए तो इसको याद रखिएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि ये तो सरकार ने तो इसको प्रोड्यूस करने की बात कही थी, तो इन्वेजिव कैसे हो सकता है, बट भारत के कुछ हिस्सों में ये इन्वेजिव भी है तिलापिया मछली, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, फिर मिलेंगे कल अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग बताते रहिए डिस्कशन कैसा लगा, नोट्स ज़रूर बनाइए। जिनको कोई भी परेशानी होती है मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को, प्लीज़ वो मुझे कॉल करके क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं मुझे
8750069419 पर, ठीक है, इसको लिख लीजिए। थैंक यू।